हेलो दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हुए हैं नई कहानी लेके खून का रिश्ता। मैंने फैसला कर लिया है, जो भी हो मैं उसके साथ विवाह करूँगा। वह घर के उत्तरी तरफ वाले आंगन में खड़ा था। उसके पिता शंकरन नायर पूर्वी तरफ की चौपाल पर खड़े थे। पुत्र दृढ़तापूर्वक कहता है, वह जरूर उस लड़की के साथ विवाह करेगा। तेरी ऐसी हिम्मत! गरजते हुए शंकरन नायर उछलकर उसकी ओर दौड़ पड़े। पिता को दौड़ा आते देख गोपाल ऐसे चलने लगा मानो भागता हो। शंकरन नायर ने लाठी गोपाल के घुटने को लक्ष्य करके फेंकी। सौभाग्य से निशाना चूक गया। शोरगुल सुनकर पार्वती रसोई घर से बाहर आई। क्यों हल्ला मचाते हो? पति सब पर रौब सा जमाते हुए पूछा। शंकरन नायर ने जवाब दिया, देखो ना इसकी हिम्मत! मेरे सामने कहता है कि उस लड़के से विवाह करेगा, बदतमीज। फिर भी पार्वती ने पति को दोषी ठहराया। खैर, उसने तो उस लड़के के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया है, पर मैं पूछती हूँ, तुमने क्यों ऐसा करने का मौका उसे दिया? शंकर नायर अब पत्नी पर गुस्सा हो उठे। तुम क्यों नहीं कहोगी? तुम्हारा खानदान ही कुछ ऐसा है, बाप को मारने वाला। पार्वती भड़की, मेरे खानदान के बारे में कुछ न कहना। हमारी परंपरा में बाप को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो तुम कहती हो कि हमारी परंपरा में पैदा हुआ था? मैंने थोड़े ही ऐसा कहा। झगड़ा तूल न पकड़े, इस ख्याल से पार्वती भीतर चली गई। मारे गुस्से के शंकरन नायर कुछ हड़बड़ा रहे थे। घर से निकल जाने पर गोपाल गया सीधे गौरी के घर। वह मानो एक कलाकार था। झगड़ा खत्म होते ही ना होते वो सीधे गौरी के घर जाता, मानो इस उद्देश्य से कि उसके पिता देख लें। अपने पिता की रत्ती भर भी उसे परवाह नहीं है। किसी पागल की तरह शंकरन नायर चिल्ला उठे, अरे पारो, देखना वो कहाँ जाता है। पार्वती उत्तरी तरफ वाले आंगन में आई। उसने देखा कि उसका बेटा गौरी के घर की चौपाल पर बैठ बीड़ी पी रहा है। तब गौरी आंगन में आकर खड़ी हुई। दोनों ने कुछ बातचीत हो रही थी। वह छोकरी पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रही थी। पार्वती और शंकरन नायर दोनों ने ये सारा दृश्य देखा। अब की बार कराल काले का आवेश हुआ पार्वती पर। देखो ना उसे, कैसी ठसक दिखा रहा है। न मालूम कौन सा टोना टोटका जानती है जो मेरे बेटे को बस में कर रखा है। कहते कहते पार्वती का कलेजा मुंह को आ गया। वो अपने आप को भूलकर जोर से पुकार उठी, अरे गोपाल! लेकिन मुड़ कर देखा गौरी ने। गोपाल भीतर चला गया। उस गांव के लिए उस महीने की प्रमुख घटना थी ये। गोपाल गौरी के साथ विवाह करना चाहता था, पर गोपाल के माता पिता को ये पसंद नहीं था। एक दो मध्यस्थ आए। उन लोगों ने समझाया कि लड़की नेक है, पड़ोस का संबंध होने से लाभ होगा। पपुली घर अमुम्मा आई। उसने पार्वती को समझाया, पार्वती सुनो ना मेरी बात, लड़की नेक है। ये लड़की लगन से तुम्हारी सेवा करेगी। मेरी बात मानो, इस संबंध में तुम्हारा भला है। धत! पार्वती ने उसे दुत्कारा। अमुम्मा के कान फट गए। पार्वती को ऐसी गाली नहीं देनी चाहिए थी। अमुम्मा को क्रोध और अपमान हुआ। दोनों में मनमुटाव हो गया। दूसरा मध्यस्थ कंडतिल रामन नायर था। उसने जरा सूझबूझ से काम लिया। रामन नायर ने शंकर नायर से कहा, जो भी हो गोपाल उस लड़की के साथ विवाह करेगा ही, इसलिए भला ये होगा कि हम सब मिलकर उसका विवाह कर दें। चूल्हे में जाए तुम्हारी दुनिया वाले। हमारी सहमत से ये विवाह नहीं होगा। जानते नहीं हो कि कोंचू कुंज में मेरा दुश्मन है। दुश्मन के भाई की बेटी मेरे घर की बहू बने? वाह रे! इस लड़के के लिए हमने क्या नहीं सहा। पर वही लड़का आज कहता है कि वह उस लड़की के साथ विवाह करेगा। ऐसी हिम्मत! एक और मध्यस्थ केशव पिल्ले थे। उन्होंने कहा, ऐसा कहना नहीं चाहिए था। फिर भी लाचार होकर उसने ऐसा कह दिया। शंकर नायर अब भी कुछ नहीं समझ सके। ये क्या पहेली बुझाते ही जी। केशव पिल्ले मुस्कुराते हुए बोले, वो चाहता है कि उसके नाम पर कोई बट्टा न लगे, इसलिए ही उसने उस लड़की के साथ विवाह करने का निश्चय किया। पर बात कुछ ऐसी है कि वह तुमसे कह नहीं पा रहा है। शंकरन नायर हक्का बक्का रह गया। आखिर केशव पिल्ले ने वह रहस्य उनके कानों में कहा, वह लड़की माँ बनने वाली है, कोई और नहीं, तुम्हारा ही बेटा है।
ऐसी हालत में उस लड़की को छोड़ना क्या धर्म होगा? शंकरन नायर के लिए वो बिल्कुल ताज़ा खबर थी। फिर बोले, मैं तभी से उसको चिताता आ रहा था कि उधर मत जाया कर। अब आया है अक्लमंदी का काम करके, समझता है कि माँ बाप मानेंगे। केशव पिल्ले ने शंकरन नायर को मनाते हुए कहा, तुम ये क्यों नहीं समझते कि वो धर्म न्याय देख रहा है? शंकरन नायर ने अपना निर्णय सुनाया, जो भी हो, इस पर विवाह में शामिल नहीं होंगे। गौरी मातृविहीन लड़की थी। पिता अनपढ़ थे। पिता के एक छोटा भाई था, बड़ा होशियार, नाम था कोंचू कुंज पिल्ले। उसमें और शंकरन नायर में बड़ी दुश्मनी थी। शंकरन को अपमानित करने का अच्छा अवसर कोंचू कुंज को पिल्ले को मिला। गोपाल का विचार था कि किसी प्रकार के आडंबर के बिना गांव के 4 बड़े आदमियों के समक्ष विवाह हो जाए। माता पिता, चाचा, मामा और अन्य सगे संबंधी नाराज़ हो चुके। उनकी अनुपस्थिति में बोझ आदि रखना अनावश्यक है। गौरी के पिता ने इस सुझाव को मान लिया, किंतु कोंचू कुछ पिल्ले इससे संतुष्ट नहीं। उसके भाई के घर होने वाले अंतिम शुभ कार्य है ये, इसलिए ठाट बाट से ही करना है। गौरी की भी अभिलाषा थी कि उसका विवाह ठाट बाट से हो, इसलिए गोपाल ने मान लिया। सारा गांव विवाह में निमंत्रित था। आलपुष्य से कोंचू कुंज पिल्ले एक ग्रामोफोन लाया। उस ग्रामोफोन का मुख शंकरन नायर के घर की तरफ किया। विवाह के पहले दिन रात भर गाना ही गाना था। एक प्रकार के आत्मसंतोष के साथ कोंचू कुंज पिल्ले बोला, वह बेईमान शंकरन आज सो न पाए। उस दिन एक बड़ा भोज भी था। उस दिन तड़के ही शंकरन नायर उठकर कहीं चले गए, लेकिन पार्वती थोड़े ही कहीं जा सकती थी। वो एक भली भान जानती थी कि यह सारा ठाट बाट उसे और उसके पति को अपमानित करने के लिए है। इस काम में उसका बेटा उन लोगों का साथ देता है। वह सब कुछ भुला हुआ है। पार्वती ने अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर शाप दिया, जिसने मेरे बेटे को टोटके से इस तरह के कर दिया, उसका सिर फूट जाए। विवाह हो गया। पार्वती और शंकरन नायर गोपाल को दूर से देख लेते थे। गौरी के पिता को इस बात का भरोसा था कि उसे एक दामाद मिल गया है, भले ही सारे रुपए खर्च हो गए हों। कोंचू कुंज पिल्ले की ऐसी तृप्ति हुई जैसे खीर पीने पर होती है। 2 महीने बीत चले। एक दिन गोपाल अपने घर गया। शंकरन नायर और पार्वती आंगन में नारियल के पत्ते संवार रहे थे। आहट सुनकर शंकरन नायर ने सिर उठाकर देखा। गोपाल थर थर काँप उठा। शंकरन नायर हमारे क्रोध के उछल पड़े। क्यों रे, तू इधर क्यों आया? गोपाल ने जो वाक्य कंठस्थ कर रखा था जैसे तैसे कह दिया, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। तुझे हिस्सा चाहिए? हाथ उठाते हुए शंकरन नायर आगे कूद पड़े। गोपाल चंपत हो गया। इस बीच में गौरी के पिता का देहांत हो गया। गौरी का घर बढ़ रहा था। घर का खर्च मुश्किल से चलता। तब उसका एकमात्र संरक्षक कोंचू कुंज पिल्ले ही था। उसने गोपाल को उपदेश दिया, तुम बगिया से नारियल तोड़ लाओ, तुम्हारा भी तो हक है। दिन में बगिया घुस के नारियल तोड़ने की हिम्मत गोपाल में न थी, इसलिए कार्रवाई रात में होने लगी। जिद्दी शंकरन ने थाने में शिकायत की। पुलिस के सिपाही गोपाल को कैद कर लाए। शाम को कोंचू कुंज पिल्ले उसे छुड़ा लाया। गांव वालों में कुछ एक मध्यस्थता करने आए। अंत में दक्षिण तरफ 5 एकड़ जमीन गोपाल के हिस्से में देने के लिए शंकरन नायर राजी हुए। गौरी ने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसव कुछ कष्टपूर्ण था, अस्पताल ले जाना पड़ा। इधर उधर से कर्ज लेने पर गोपाल ये सारा खर्च संभाला। बंटवारे में जो 5 एकड़ बगियात मिली, उसमें 10-20 नारियल के पेड़ थे। इससे क्या दिन कटते। कोंचू कुंज पिल्ले की मदद से गोपाल ने बगिया एक ईसाई को 600 रुपये में बेच दी। उसमें 200 रुपये कर्ज चुकाने में लगे। 50 रुपये में उसने गौरी के लिए एक साड़ी और चोली खरीदी। पहली बार उसने अपनी पत्नी को साड़ी खरीद कर दी। उस दिन रात को पति पत्नी भविष्य के बारे में देर तक सोच विचार किया। 300 रुपये बचे हुए हैं। गौरी को एक युक्ति सूझी, क्यों ना हम एक व्यापार शुरू करें। गोपाल को ये सुझाव पसंद आया। एक दिन पार्वती अपनी एक दूसरी बगिया में घास निरार रही थी। सिर उठाकर देखा तो एक लड़की गोद में एक बच्चे को लिए खड़ी थी। पार्वती को यह समझने में देर न लगी कि बच्चा किसका है। पार्वती ने उस लड़की को अपने पास बुलाया। बिटिया, मुन्ने को इधर लाओ। वो लड़की पार्वती के पास आई। ऊधम मचाता चीखता चिल्लाता वो अपनी दादी से हिल मिल गया। उस दिन रात को भोजन के बाद जब शंकरन नायर पान खा रहे थे तो पार्वती बोली, सुनिए तो, आज एक खास बात हुई। शंकरन नायर ने पूछा,
कौन सी बात? पार्वती ने कहा। खून का रिश्ता बड़ी चीज़ होती है। आज शाम को मैं घास निरा रही थी, वो मुन्ना दद्दी कहता हुआ मेरी तरफ कूद पड़ा। अगर मैं हाथ न बढ़ाती तो बच्चा नीचे गिर जाता। शंकर नायर ने कहा, परसों मैंने भी उसे देखा, वो मेरी तरफ भी कूद पड़ा। मुन्ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, पार्वती ने विरोध किया। ना, मैं कहती हूँ कि वो बिल्कुल अपने दादा की तरह है। शाम का समय था। पार्वती और शंकर नायर अपनी एक दूसरी बगिया में तरकारी के पौधे लगा रहे थे। उस दिन भी वो लड़की मुन्ने को लेकर आए। उस दिन वो अपने दादा के हाथों में कूद पड़ा। शंकर नायर ने मुन्ने को मुखड़ा दादी के मुख से मिलाते हुए कहा, लो, कोई फ़र्क नहीं। मुन्ने को ले जाते समय गौरी से कहने के लिए पार्वती ने एक बात कही, कह दो उससे कि रोज़ मुन्ने की नज़र उतारे। एक संध्या को गौरी के घर से मुन्ने के लगातार बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ आई। पार्वती ने बेचैनी से पति से पूछा, मुन्ना क्यों ऐसा बिलख रहा है? मुन्ने की माँ कहाँ गई? शायद वो घर में नहीं है। बच्चा क्यों ऐसे रोता है? दूसरे दिन मालूम हुआ कि गौरी बेहोश पड़ी है। 3 या 4 बार डॉक्टर बुला कर लाए गए, पर बुखार जरा भी कम नहीं हुआ। शंकर नायर और पार्वती ने मुन्ने को घर बुलवा लिया। 5वें दिन गौरी ने आँख खोली। गोपाल की छाती ठंडी हुई। गौरी ने पूछा, मेरा मुन्ना कहाँ है? वो अपने दादा और दादी के साथ है। गौरी का मुख चमक उठा। उसकी आंखें बंद हुई। वे आंखें फिर कभी नहीं खुली। शंकर नायर और पार्वती आंगन में बैठे थे। मुन्ना अपने दादा को 4 पैरों पर खड़ा होने पर मजबूर कर रहा था। उसके बाद वो हाथी पर चढ़ेगा। शंकर 4 पैरों पर खड़े हुए। मुन्ना दादा की पीठ पर चढ़ गया। उस समय गोपाल पहुंचा। उसने बेटे को डांटा, अरे ये तो क्या कर रहा है? पार्वती बोली, करने दो बेटा, तुम्हारे पिता 30 साल बाद हाथी बन रहे हैं। तुम्हारे लिए हाथी बनने के बाद आज ही बने हैं। तो आप लोगों को कैसी कहानी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।